हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडियस ऑरा। आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डियक डिसऑर्डर्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज़ द ब्रीफ वीडियो अबाउट द कार्डियक डिसऑर्डर्स। जो भी हमें हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी अबनॉर्मलिटीज़ हैं, अबनॉर्मलिटीज़ मीन्स डेविएशन फ्रॉम नॉर्मलिटीज़। यस, तो मैंने आपको नॉर्मल एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ाते हुए बताया था कि जो भी कोई डेविएशन होगी फ्रॉम द नॉर्मल, दैट इज़ कॉल्ड अबनॉर्मल। तो अब डिसऑर्डर्स आते हैं अबनॉर्मलिटीज़ के अंदर। तो कुछ जो कॉमन कार्डियक डिसऑर्डर्स हैं उनको मैं आज ब्रीफली डिस्कस करूँगी एंड इन डिटेल्स विल डिस्कस इन दी पर्टिकुलर वीडियोज़। So let's start with today's lecture. So first is the coronary artery disease. So you have heard about this term coronary artery disease. ये तो आपने बहुत सुना होगा। जब भी आपकी पोस्टिंग किसी भी कार्डियोलॉजी वार्ड्स में होगी, कार्डियोलॉजी ओपीडीज़ में होगी, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सुनते हैं। बिकॉज इसमें क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, लाइक हार्ट की आर्टरीज के बारे में मैंने बताया था, विच इज़ द कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज हैं? जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं। ओके, यस। सो कोरोनरी आर्टरीज आर द आर्टरीज दैट सप्लाई आर हार्ट मसल्स। तो हार्ट मसल्स को ये सप्लाई करती हैं। अगर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का इस डिजीज़ में होता है क्या है कि कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जो है वो जमा हो जाता है आर्टरीज की वॉल्स पे, जिसकी वजह से जो आर्टरीज हैं वो स्टिफ हो जाती हैं और थिक हो जाती है थोड़ी सी। जब आर्टरीज थिक हो जाएंगी लाइक दिस, ये दिस इज़ आर आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे ये कोलेस्ट्रॉल का प्लाक यहाँ पे आ गया, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का प्लाक यहाँ पर आने की वजह से ये आर्टरीज क्या है, थिक हो गई। इसकी जो वॉल्स है वो नैरो हो चुकी है। अब ये जो स्पेस है जहाँ से ब्लड फ्लो करना है, ये बहुत नैरो हो गया है। पहले इतना था, अब ये नैरो हो गया है, कम हो गया है स्पेस। जब स्पेस कम हो जाएगा ब्लड फ्लो करने के लिए, तो जब ब्लड फ्लो करेगा, मान लीजिए ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ब्लड पहले इतने स्पेस से फ्लो कर रहा था, अब ये कम स्पेस से फ्लो कर रहा है, तो ये जो है वो ज़्यादा स्पीड के साथ फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन जैसे सिम्टम्स आएंगे। ओके, सो दिस इज़ दी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसमें क्या होता है कि नैरो हो जाती हैं आर्टरीज, जो है वो नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है फ्रॉम अ सडन ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो सकती है। इसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को जो ब्लॉकेज होती है उसे हम लेमैन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। ओके, so this is the CAD, coronary artery disease. Now let's come to the next disorder, that is stable angina pectoris. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेबल क्यों बोला, व्हाट इज स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारी जो आर्टरीज हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर प्लाक इकट्ठा हुआ, दिस इज दी कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पर आपका प्लाक जमा हो गया, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल प्लाक जो है यहाँ पे ये एक्यूमुलेट हो गया, जिसकी वजह से ये आर्टरीज क्या है, ये नैरो हो गई हैं, ठीक है। अब नैरो होने की वजह से जब इसमें से ब्लड फ्लो करेगा, तो ब्लड जो कंप्लीट हमारी ऑक्सीजन डिमांड थी हार्ट की, वो नहीं दे पाएगा। मतलब कम ब्लड फ्लो कर पा रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट, ठीक है। जब भी कोई स्टर्नस एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी एक्टिविटी करेंगे जिसकी वजह से मूवमेंट होगी हार्ट को, जहाँ पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, मतलब हार्ट को ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है ब्लड फ्लो करवाने के लिए, तो वहाँ पे क्या होगा? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट होगा। अब दैट इज़ कॉल्ड एंजाइना, ठीक है। इस चेस्ट पेन को हम कहते हैं एंजाइना। अब यही एंजाइना दिस सिम्टम्स टिपिकली गेट बेटर विद रेस्ट। जब रेस्ट के साथ ये जो सिम्टम्स हैं वो कम होने लग जाएं, दैट इज़ कॉल्ड स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। स्टेबल है क्योंकि जब रेस्ट ले रहे हैं तो सिम्टम्स कम हो जा रहे हैं, जब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो सिम्टम्स बढ़ जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्टर्नस एक्टिविटीज़ करोगे उतने ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, और जितना रेस्ट करने के हाफ एन आवर या 1 आवर के अंदर अंदर सिम्टम्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, सिम्टम कम हो जाएंगे। दैट इज़ कॉल्ड द स्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। सो आई होप यू हैव क्लियर। ओके, लेट्स नेक्स्ट इज अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। स्टेबल आपने देख लिया कि स्टेबल क्या होता है कि रेस्ट के साथ जो सिम्टम्स हैं वो स्टेबलाइज हो जाते हैं, सिम्टम्स जो है वो कम हो जाते हैं। नाउ अनस्टेबल में क्या होगा? इसमें भी एंजाइना वाले सिम्टम्स हैं। एंजाइना वाले सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपका चेस्ट पेन होगा और डिस्कम्फर्ट होगा, ठीक है। चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपका, बट इट गेट वर्सन और अकर एट रेस्ट के टाइम पे भी चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर
चेस्ट पेन जो है वो बढ़ता जा रहा है, वर्सनिंग हो रही है उसकी, जितनी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हो वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, रेस्ट कर रहे हो तब भी चेस्ट पेन रिलीव नहीं हो रहा है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है या फिर उतना ही है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड द अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस। अनस्टेबल है, स्टेबलाइज हो ही नहीं रहा है ये रेस्ट के साथ, दैट इज़ अनस्टेबल, ठीक है। और ये जो अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस होती है, दिस इज़ एन एमरजेंसी सिचुएशन। अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस इज़ द एमरजेंसी सिचुएशन, ओके। तो आपको ये याद रखना है, अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस इज एन एमरजेंसी सिचुएशन। नाउ इट कैन प्रोसीड टू अ हार्ट अटैक। अनस्टेबल जो है क्योंकि सिम्टम्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, हार्ट को ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही है, ऑक्सीजन सप्लाई इतनी कम हो रही है कि उसे चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही है। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि मसल्स जो है वो वर्क, हार्ट की मसल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगी, जब प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक। इवेंचुअली पेशेंट कैन गो इनटू द हार्ट अटैक एंड सीरियस अबनॉर्मल हार्ट रिदम्स आएंगे, सीरियस अबनॉर्मल हार्ट रिदम आएंगी। जब ईसीजी करवाएंगे पेशेंट का तो उसमें जो हार्ट रिदम्स होंगी वो अबनॉर्मल होंगी। या फिर अगर ये कंडीशन बहुत देर तक चलती जा रही है, अगर कंडीशन वर्स होती जा रही है और हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, दैन इट कैन ऑल्सो लीड टू कार्डियक अरेस्ट, इवन कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा एंड पेशेंट कैन डाई। आई होप इट इज़ क्लियर। स्टेबल एंड अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस, तो ये दोनों टर्म्स जो है बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल श्योरली आंसर यू गाइस। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। नाउ मायोकार्डियल इन्फाक्शन क्या होता है, लेमन लैंग्वेज में हम इसे हार्ट अटैक कहते हैं। जो नॉर्मली लोग कहते हैं ना कि हार्ट अटैक आया है, दैट हार्ट अटैक जो सिर्फ सिम्टोमेटिक हार्ट अटैक होता है, मतलब लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि हार्ट अटैक आया, वो एंजाइना होता है। आप उसे कैटेगराइज कर सकते हैं स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में, बट द एक्चुअल हार्ट अटैक इज़ द मायोकार्डियल इन्फाक्शन। नाउ व्हाट इज़ मायोकार्डियल इन्फाक्शन? इट इज़ अ कोरोनरी आर्टरी, वरना कोरोनरी आर्टरी सडनली ब्लॉक्ड, मतलब जो हमने आर्टरीज़ के अंदर जो प्लाक इकट्ठा हुआ था, वो प्लाक इतना ज़्यादा हो गया है कि या तो कोई क्लॉट्स बन गए या कुछ हो गया, तो वो सडनली ब्लॉक हो गई है, क्लॉट बन गया। अब अगर ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है, ब्लड आगे जा ही नहीं रहा, तो हार्ट की ये आपका हार्ट है जो ये, ठीक है, हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा है। हंसो मत, हार्ट ऐसा नहीं होता, बट दिस इज़ फॉर एन एग्जाम्पल, ओके। सो हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो जब कोरोनरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है, हार्ट की मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? ऑक्सीजन तो ब्लड ही कैरी करता है। तो यहाँ पर जो हार्ट की मसल्स हैं दैट आर स्टार्व्ड ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उससे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मसल्स डाई हो जाएंगी। द हार्ट मसल्स डाई हो गई, मतलब मसल्स वर्क नहीं करेंगी। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन करता है? हार्ट की जो कंट्रैक्टाइल पावर होती है वो उसकी मसल्स में होती है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेगा तो ब्लड फ्लो नहीं होगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा तो बॉडी में ब्लड पहुंचेगा नहीं, जिसकी वजह से, जिसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। दिस इज मायोकार्डियल इन्फाक्शन, दिस इज एक्चुअल हार्ट अटैक कंडीशन, दिस इज एक्चुअल हार्ट अटैक कंडीशन, ओके। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू द अनदर डिसऑर्डर, दैट इज अरिथमियाज। अरिथमिया को हम एक डिसऑर्डर तो नहीं कह सकते, बट इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। हार्ट जो है एक रिदम, मतलब जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं, हार्ट बीट कर रहा है, एक रिदम में बीट कर रहा है, बट अगर वो रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड अरिथमिया और डिसरिथमिया। डिस जहाँ भी आ जाए दैट इज़ द पेनफुल थिंग, ओके। अरिथमिया जो है वो नॉर्मल रिदम से हार्ट बीट नहीं कर रहा है, सो वी आर कॉलिंग इट अरिथमिया। एंड abnormal heart rhythm due to the changes in the conduction of the electrical impulse through the heart. So arrhythmias are benign but others are life threatening. तो जो अरिथमियाज होता है ये क्या होता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, उसमें कुछ चेंज आ गया, कुछ अबनॉर्मलिटीज़ आ गई। लाइक हमारी हार्ट की कहाँ से इम्पल्स जनरेट होती है? ऐसे नोट से, ठीक है। ऐसे नोट से यहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है तो एवी नोड में भी प्रॉब्लमेटिक जाएगा, या मान लो ऐसे नोट से तो नॉर्मल जा रही है, एवी नोड में आके प्रॉब्लम हो गई है, तो कहीं भी आके एवी नोड्स पर के जे फाइबर कहीं भी अगर कोई कंडक्शन में प्रॉब्लम होती है, दैन इट इज़ कॉल्ड दी अरिथमियाज। और अरिथमियाज क्या होते हैं? वैसे तो ये बिनाइन होते हैं, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कभी कभी साइनस टैकीकार्डिया, लाइक टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, अगर इतने ज़्यादा नहीं है देन ठीक है, बट कुछ अरिथमियाज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। लाइक अगर वीटी हो गया है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, सो दिस इज़
these are the life threatening arrhythmias. Okay, so remember these arrhythmias are the deviation from the normal rhythm, मतलब normal rhythm से कुछ abnormal हो जाता है. मोस्टली these are benign, मतलब इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जो कुछ ऐसे अरिदमियाज हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, लाइक VT, VF एंड एट्रियल फिब्रिलेशंस एंड मैनी मोर. ठीक है, सो दिस इज़ ओनली एन ओवरव्यू. जब मैं आपको ECG पढ़ाऊँगी, जब मैं आपको ये सारा बताऊँगी कि किस तरह के जो अरिदमियाज हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं, कौन से ज़्यादा सीरियस हैं और कौन से कम सीरियस हैं. ओके, बट नॉर्मल से डेविएशन हो रहा है तो एवरीथिंग इज़ अब नॉर्मल एंड एवरीथिंग हैव टू बी मैनेज्ड एट टाइम, क्योंकि अगर हम टाइम पे मैनेज नहीं करेंगे तो यही चीज़ें जो है आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, लाइक कार्डियक अरेस्ट और एनी हार्ट अटैक एंड ऑल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर disorder or another abnormalities. This is congestive heart failure. What is congestive heart failure now? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, कंजेस्टिव वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि लाइक हार्ट ना इतना ज़्यादा वीक हो गया है या इतना स्टिफ हो गया है, मतलब हार्ट की मसल्स इतनी वीक हो गई हैं कि जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पा रही हैं. जब ब्लड हार्ट से पंप नहीं होगा इफेक्टिवली तो बॉडी में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम होगी. लाइक जब हमारी बॉडी में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा. पहले तो ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, जिसकी वजह से हमें कन्फ्यूज़न हो सकता है, बहुत सारी. ठीक है, कन्फ्यूज़न होगा एंड रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम होगी, डिजीनेस होगा, हेडेक हो सकता है. देन मेन जो सिम्टम्स हमें इसमें दिखते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो क्या होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि लंग्स तक भी ब्लड नहीं जा रहा, ठीक से ब्लड सप्लाई हो ही नहीं रही है, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, क्योंकि हमें ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिल रही है. लेग स्वेलिंग्स हो जाएंगी. ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड लेग स्वेलिंग आर द कॉमन सिम्टम ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. तो कभी भी कोई कहता है व्हाट इज द कॉमन सिम्टम ऑफ द congestive heart failure, that is the shortness of breath and the leg swelling, the pedal edema, that is the typical symptoms of the CHF. Okay, the next is cardiomyopathy. What is cardiomyopathy? So cardio means heart, myo means muscles, pathy means disorder. The heart की muscles का disorder, that is the disease of the heart muscles. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि हार्ट की जो मसल्स है वो नॉर्मली इनलार्ज हो जाती है, इतनी ज़्यादा इनलार्ज हो जाती है जिसकी वजह से ठीक है हार्ट की मसल्स इनलार्ज हो गई, बड़ी हो गई. ठीक है, और थिकन्ड हो गई, ज़्यादा थिक भी हो गई है मसल्स, और थिक होने की वजह से क्या होगा कि स्टिफ भी हो जा रही है मसल्स. एज अ रिजल्ट द हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप ब्लड इज वीकन. तो क्या होता है, सॉरी, तो क्योंकि हमारी जो हार्ट की मसल्स हैं वो अब नॉर्मली इनलार्ज हुई हैं, थिक हुई हैं और स्टिफ हो गई हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है ना वो प्रॉपर्ली मतलब पंप नहीं कर पाएगा ब्लड को, क्योंकि इतनी थिक और स्टिफ मसल्स की वजह से जब मसल स्टिफनेस हो जाएगी तो वो ठीक से पंप नहीं कर पाएगा ना, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा हार्ट को अंदर की तरफ, जिसकी वजह से ब्लड पंप नहीं हो पाएगा. तो इसे हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी. कोई भी हार्ट की मसल्स की जो डिसऑर्डर्स होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द कार्डियोमायोपैथी. तो इट इज़ नॉट अ डिजीज, मतलब ये सारे ही टर्म्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑल द टर्म्स आर नॉट अ डिजीज़. इनमें से कुछ टर्म्स डिजीज़ हैं, कुछ सिम्टम्स हैं एंड कुछ टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ बिग सेंटेंस. जैसे कि कार्डियोमायोपैथी मैंने बोला, ये हम एक, अगर मैं ये पूरा सेंटेंस हर एक डिजीज़ के लिए लिखूँ कि एक डिजीज़ ऑफ द हार्ट मसल्स, द हार्ट इज abnormally enlarged, thickened और द स्टिफ ones as a result the heart's ability to pump blood is weakened. तो ये बार बार हमें पढ़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हमने एक टर्म बनाया दैट इज़ कार्डियोमायोपैथी. तो इससे हम समझ जाएंगे. सो दिस इज़ द टर्म. ओके, नेक्स्ट इज मायोकार्डाइटिस. नाउ मायो मीन्स मसल, कार्डाइटिस मीन्स कार्डियो मीन्स हार्ट. ठीक है, तो हार्ट की मसल्स का इन्फ्लामेशन जो होता है ना हार्ट की मसल्स का, दैट इज़ कॉल्ड दी मायोकार्डाइटिस. अब इसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, इन्फ्लामेशन ऐसे ही तो हो नहीं जाएगा, कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा या कोई ट्रॉमा हुआ है या फिर कोई भी चीज़ है, ट्रॉमा, इन्फेक्शन, तो किसी चीज़ ने हार्ट को हर्ट किया है, मसल्स को हर्ट किया है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड दी मायोकार्डाइटिस. I hope it is clear till now. Yes, if you have any doubt you can write in the comment box and I will surely answer you guys. मैं बार बार आपसे ये बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो. डाउट्स लेकर नहीं जाना है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपका ये क्लासेस लेने का. दिस इज़ वेस्ट इफ़ यू आर टेकिंग डाउट्स टू योर होम. नाउ पेरिकार्डाइटिस.
अभी मैंने आपको बताया मायोकार्डाइटिस मतलब मसल्स में अगर इन्फ्लामेशन होती है, हार्ट की मसल्स में अगर इन्फ्लामेशन होती है, दैट इज मायोकार्डाइटिस. नाउ पेरिकार्डाइटिस, तो पेरी मीन्स पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना हार्ट की, दैट इज पेरिकार्डियम. अगर वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन होती है, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डाइटिस. ओके, सो ये पेरिकार्डाइटिस किस किस वजह से हो सकता है? ठीक है, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. लाइक वही मैंने बताया, ट्रॉमा हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से पेरिकार्डियम में कोई भी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो गया है. तो इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिकार्डियम, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, इज कॉल्ड पेरिकार्डाइटिस. ओके, लेट्स मूव टू द अनदर term is pericardial effusion. Now this is termed as a diagnosis, that is termed as a disease, the pericardial effusion. तो pericardial effusion क्या होता है? हमारा फ्लूइड बिटवीन द लाइनिंग ऑफ द हार्ट, द पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में जो फ्लूइड फिल हो जाता है. लाइक यू कैन सी हेयर, मैं थोड़ा रफली डायग्राम बनाती हूँ. दिस इज़ योर हार्ट. ओके, दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक हार्ट, बट लेट्स मान लो कि ये हार्ट है आपका, ठीक है. एंड दिस इज़ योर पेरिकार्डियम, द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट. तो हार्ट की आउटर लेयर और हार्ट के बीच में यहाँ पर ये आपका फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, जिससे इसे हम क्या, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. हार्ट जो कंजेस्ट हो जाएगा, प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है. और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी. इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगी विद वन प्रॉब्लम्स टेकिंग इटसेल्फ. तो ये जो फ्लूइड फिल हो जाता है पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में, दैट इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल इफ्यूजन. दिस कंडीशन इज नोन एज पेरिकार्डियल इफ्यूजन. ओके, सो नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन. नाउ व्हाट इज एट्रियल फिब्रिलेशन? मैंने अभी इसका नाम लिया था आपको जब मैं अरिदमियाज आपको बता रही थी, दैट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. दिस इज द एट्रियल फिब्रिलेशन विच इज़ अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. जो हमारे, मैंने बताया था रिदम्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. अब मैंने एट्रियल फिब्रिलेशन आपको बताया था अरिदमियाज में, एरिदमियाज. तो एरिदमियाज में क्या होगा, सॉरी, so in the arrhythmias the abnormal electrical impulses in the atria, एट्रिया के अंदर, एट्रियल बोला है ना मैंने फिब्रिलेशन, तो abnormal electrical impulses होंगी कहाँ पर, एट्रिया में, क्योंकि मैंने एट्रिया आपको बताया. ओके, सो एट्रिया के अंदर कोई भी abnormal electrical impulses हो रही हैं, कॉज एन इरेगुलर हार्ट बीट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट्स आ रही हैं. क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या कॉज करती है, हार्ट बीट्स, ठीक है. तो इरेगुलर हार्ट बीट आ रही है, क्यों? क्योंकि एट्रिया के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो अबनॉर्मल हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक एट्रियल फिब्रिलेशन. इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरिदमियाज. सबसे ज़्यादा कॉमन जो अरिदमियाज होते हैं वो एट्रियल फिब्रिलेशंस ही होते हैं. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन अरिदमियाज आर द एट्रियल फिब्रिलेशन. ओके, let's move to the another term, that is pulmonary embolism. Okay, this is also a diagnosis of in the cardiology, that is पल्मोनरी एम्बोलिज्म. पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है, इम्बोलस. इम्बोलस आप सभी को पता है कि कोई भी लाइक कोई भी क्लॉट या कुछ भी हो सकता है, क्लॉट हो सकता है, एयर बबल हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर इस तरह से फंस जाए, लाइक जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है इन दी ब्लड फ्लो, दैट इज कॉल्ड द इम्बोलस. ठीक है, इम्बोलस कोई भी चीज़ हो सकती है, एयर बबल हो सकता है आपका, कोई क्लॉट्स अगर टूट गए हैं वो हो सकता है, ब्लड क्लॉट्स बन गए हैं, अथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट्स जो हैं, ये सारी चीज़ इम्बोलिज्म में आती है. तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म क्या है, पल्मोनरी हम यूज़ करते हैं लंग्स के लिए. किसके लिए यूज़ करते हैं पल्मोनरी, हम लंग्स के लिए यूज़ करते हैं. इम्बोलिज्म हमें पता है, दैट इज़ द इम्बोलस. ठीक है, तो हार्ट से लंग्स में, हार्ट से लंग्स में जो वेसल्स जा रही हैं, तो उसमें अगर कोई भी ब्लड क्लॉट ट्रैवल कर जाता है तो हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एम्बोलिज्म. इसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे ब्लॉकेज आ जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा. सो इट इज़ ऑल्सो अ सीरियस कंडीशन. ठीक है, सो मार्क दैट इट इज़ अ सीरियस कंडीशन. सीरियस कंडीशन है ये, दिस इज़ द सीरियस कंडीशन ऑफ द कार्डियोलॉजी. ओके, नाउ एंडोकार्डाइटिस. सो एंडोकार्डाइटिस मैंने आपको बताया पेरिकार्डाइटिस, मैंने आपको बताया मायोकार्डाइटिस, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ एंडोकार्डाइटिस. एंडो इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज एंडोकार्डाइट.
सॉरी गाइस। सो दिस इज एंडोकार्डाइटिस, मतलब क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाती है इन द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द हार्ट। ठीक है, हार्ट की जो इनर मोस्ट लाइनिंग होती है ना, जो एंडोकार्डियम होती है, उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द एंडोकार्डाइटिस। या फिर किसी हार्ट वॉल्व में, अगर किसी हार्ट वॉल्व में भी अगर इन्फ्लामेशन होती है, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द एंडोकार्डाइटिस, मतलब उसे भी हम एंडोकार्डाइटिस टर्म यूज़ कर सकते हैं उसके लिए भी, ऑल्दो देयर इज़ अनदर टर्म फॉर दैट। ओके, यूजुअली एंडोकार्डाइटिस इज ड्यू टू अ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट वॉल्स। अगर अंदर तक कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनरमोस्ट लाइनिंग में ही अगर कोई इन्फ्लामेशन हो रही है, तो किसकी वजह से होगा? ऑब्वियसली कोई अगर सीरियस इन्फेक्शन हुआ होगा हार्ट वॉल्स में या फिर एंडोकार्डियम में, तभी ये प्रॉब्लम होगी। तो सीरियस इन्फेक्शन की वजह से हो रही है ये, ऐसे ही तो अंदर तक इन्फेक्शन चला नहीं जाएगा। ओके, सो दिस इज़ अ सीरियस कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, इसके बाद तो यू कैन थिंक ऑफ कुछ हो ही नहीं सकता। कार्डियक अरेस्ट हुआ तो द पेशेंट विल डाई, द पर्सन विल डाई। द सडन लॉस ऑफ द हार्ट फंक्शन, सडनली अगर हार्ट के सारे फंक्शंस रुक जाएं, लाइक जो हार्ट की मसल्स हैं उसने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया, ब्लड फ्लो करना बंद कर दिया है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। क्योंकि हार्ट जो है वो अरेस्ट, उसमें अरेस्ट, हार्ट की मसल्स में अरेस्ट आ गया, जिसकी वजह से फंक्शन ही करना बंद कर दिया, सारे ही फंक्शन बंद कर दिया, नॉर्मल कुछ कर ही नहीं रहा हार्ट। तो दैट इज़ कॉल्ड द कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट होगा तो पेशेंट विल इवेंचुअली डाई। Okay, so this is, you can yourself think of how serious condition is this. Okay, so I hope this is clear till now. Okay, so thanks for watching. Please like the video, share the video as much as possible, and subscribe the channel. And if you have any doubt, then please write in the comment box and I will answer your queries. And if you like this video, so then also please write in the comment box. It will motivate me too to make more such effective videos for you guys. Thanks a lot. Thanks again.